हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होने वाले हैं आपके सारे के सारे साइंस चैप्टर्स से। मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक के टॉप 35 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच प्रैक्टिस हेल्प्स इन बोथ वीड कंट्रोल एंड द सॉइल कंजर्वेशन। मतलब कौन सी ऐसी प्रथा है जो खरपतवार नियंत्रण और मृदा संरक्षण दोनों में सहायक है। ठीक है, वीड्स को कंट्रोल करना क्यों नेसेसरी है? हमको पता है क्योंकि वो जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसके न्यूट्रिएंट्स को खा लेते हैं, राइट? यही हमारा सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, इसलिए हम वीड्स से प्रोटेक्शन देते हैं अपनी क्रॉप्स को। दूसरी चीज है सॉइल को कंजर्व क्यों करना चाहिए। ठीक है, सॉइल का कंजर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सॉइल ही तो एक ऐसी चीज है ना जिससे सारे पोषक तत्व हमारे क्रॉप को, हमारी फसल को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो दोनों को ठीक कर देगी? मतलब एक तीर चलाएंगे और दो निशाने लगा पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है डीप प्लोइंग का। क्या हम डीप प्लो कर सकते हैं? मतलब गहरी जुताई करें। मल्चिंग, ओवर इरिगेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, पलवार मल्चिंग, अधिक सिंचाई, शाकनाशियों का अत्यधिक उपयोग। तो बच्चों एक बात आप सोचने की कोशिश करो, अगर मैं डीप प्लो कर दूंगी ना तो जो मेरी मिट्टी है वो टॉप जो लेयर होती है हमारी, हमको पता है जो हमारी टॉप सॉइल का लेयर होता है ना, जो टॉप लेयर होता है वो कितना फर्टाइल होता है। अगर मैं डीप फ्लो करती हूँ, ज्यादा जुताई करती हूँ गहरी, तो नीचे की जो सॉइल है, नीचे की मिट्टी है वो सब ऊपर चली जाएगी। ऐसा हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वहां पर फर्टिलिटी मेंटेन रहे? नहीं। तो हमारा सिंपल सा फर्स्ट आंसर तो बच्चों नहीं हो सकता। ओवर इरिगेशन करेंगे तो ज्यादा पानी भर जाएगा फील्ड्स में। हर बार हमको पैडी नहीं उगाना है ना, हमको कभी कभी तो वीट भी उगाना है, तो हम ओवर इरिगेशन भी नहीं कर सकते हैं, ना ही एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड कर सकते हैं। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों मल्चिंग, दैट इज पलवार। मल्चिंग होता क्या है बेसिकली वो समझाती हूँ। देखो हमको क्या करना था, वीड्स को कंट्रोल करना था, ठीक है ना? तो मल्चिंग क्या होता है बेटा? मल्चिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम जो हमारा साइड का एरिया है ना उसको कवर कर देते हैं। किससे? ड्राई लीव्स से या फिर प्लास्टिक शीट से बच्चों। ठीक है, अब इससे क्या होता है? सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी अननेसेसरी पौधे वहां पर उगते नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारी सॉइल है वो डिफरेंट टाइप के जो बेकार की चीजें हैं उनसे प्रोटेक्टेड रहती है। इसलिए हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? मल्चिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बच्चों। Which irrigation method would be suitable for areas with water scarcity? पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए कौन सी सिंचाई की विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी? मतलब जहां पे पानी ही नहीं है। ऐसा कौन सा एरिया होता है? डेजर्ट हो सकते हैं, है ना, जहां पर पानी की कमी है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर है। बेसिन इरिगेशन, फरो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। बेसिन सिंचाई, कूंड सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन या फिर छिड़काव सिंचाई। तो बच्चों हमने इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स और जो हम पहले के टाइम में यूज करते थे बच्चों ट्रेडिशनल मेथड्स, उन सबको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, मॉडर्न मेथड्स में हमने ड्रिप इरिगेशन के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों क्या होता है ड्रिप इरिगेशन में? जो हमारे वो होते हैं ना पाइप्स, पाइप्स में छोटी छोटी टैप्स लगी होती हैं जिनसे ड्रॉप ड्रॉप करके पानी जाता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं कंपैरिजन करूं बूंद बूंद सिंचाई और छिड़काव सिंचाई का बच्चों, तो जो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है वो किसकी तरह दिखाई देता है? हमने याद करा था इसको रेनफॉल की तरह, है ना? आपने बहुत सारे फुव्वारे देखे होंगे, ऐसा ही रेनफॉल का सिस्टम होता है, स्प्रिंकल करके पानी आता है, मतलब कभी भी ज्यादा पानी आ रहा है। जहां पर पानी की कमी है वहां पर हम कौन सी सिंचाई को यूज कर सकते हैं? ड्रिप इरिगेशन को। बिकॉज वहां पर क्या होगा? ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आएगा। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आएगा तो उतना ही पानी कंज्यूम होगा जितना नीडफुल है ना? वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होगा। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ड्रिप इरिगेशन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों। क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन 3 कहता है वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय। वैक्सीन जो है वो किस टाइप से इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है? टीका प्रतिरक्षा प्रदान करता है कैसे? मतलब किस टाइप से? ठीक है, तो हमारे जो आंसर्स हैं वो है शरीर में सभी रोग जनों को मारकर
किलिंग ऑल पैथोजेंस इन द बॉडी, सारे पैथोजेंस को मार देगा। प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट रोगजनों को पहचानने और उनसे लड़ने का प्रशिक्षण देकर, मतलब ट्रेनिंग दे देगा एक टाइप की, ठीक है। फाइट स्पेसिफिक पैथोजेंस, प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक प्रदान करके सभी संक्रमण को रोककर, ब्लॉकिंग ऑल इन्फेक्शंस। तो बच्चों देखो, अगर डी वाला आंसर होता ना ब्लॉकिंग ऑल इन्फेक्शंस, तो फिर हर एक इन्फेक्शन के लिए डिफरेंट टाइप की वैक्सीन को बनाने की नीड ही नहीं होती है ना। एक वैक्सीन बनाई जाती है, वो सारे इन्फेक्शंस को किल कर सकती थी, ब्लॉक कर सकती थी, बट ऐसा नहीं होता है। हमारा सिंपल सा डी आंसर तो नहीं हो सकता। वैक्सीन काम कैसे करती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। या वैक्सीन बेसिकली है क्या बच्चों, ठीक है। तो जो हमारी वैक्सीन है, मतलब जो हम टीके लगवाते हैं, अभी कोविड-19 में सबने कोविड की वैक्सीन ली होगी, है ना। तो बच्चों वैक्सीन जो है ना, उनके अंदर डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब होता है, जिसके अगेंस्ट हमको एंटीबॉडीज प्रिपेयर करनी है। क्या होता है? डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब। ये जैसे ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट होती है, ये क्या प्रोड्यूस करने लगती है? एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या करती है? हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल सी चीज ये फंडा हो गया यहाँ पर कि वैक्सीन बच्चों क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट रोगजनों से, ठीक है, स्पेसिफिक, ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज करवाती है, एंड साथ में फाइट करवाती है फ्रॉम दी स्पेसिफिक पैथोजन, बिकॉज ये सेम स्पेसिफिक पैथोजन से ही बनी हुई होती है जो हमारी बॉडी में डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। What is पेस्चराइजेशन? ठीक है, पेस्चराइजेशन एक टेक्निक है, हमने पढ़ा हुआ है, दूध का पाश्चुरीकरण शामिल करता है। पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इन्वॉल्व्स एडिंग द प्रिजर्वेटिव्स, परिरक्षकों का जोड़ना। दूसरा है हीटिंग टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल रिटेनिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू, पोषकीय मूल बनाए रखते हुए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए गर्म करना। रिमूविंग वाटर एडिंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया, पानी निकालना, लाभकारी बैक्टीरिया को जोड़ना। तो क्या होगा बेटा? पाश्चराइजेशन, आपको पता है लुइस पाश्चर एक साइंटिस्ट थे, ये आपको याद भी रखना है, बिकॉज जेएनवी को साइंटिफिक डिस्कवरीज बहुत ही प्यारी हैं, ठीक है। तो बच्चों लुइस पाश्चर जो थे ना, उन्होंने क्या करा था? एक टेक्निक को लॉन्च किया था जिसका नाम था पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। पाश्चराइजेशन बेसिकली होता क्या है? हम डिफरेंट टाइप से अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्विंग टेक्निक है मिल्क को प्रिजर्व करने की। किस टाइप से? आप लोगों ने पैकेट वाला दूध पिया होगा, है ना, टेट्रा पैक्स में जो पैकेट्स होते हैं बच्चों, वो मतलब मिल्क होता है, वो आता है, ऐसा होता है ना। तो वो कौन सा मिल्क होता है? पेस्चर्ड मिल्क होता है। क्यों? ऐसा कैसे? इसमें सबसे पहले हम अपने मिल्क को बच्चों हीट करते हैं 70 टू 72 डिग्रीज पर, ठीक है। इंस्टेंटली इंस्टेंटली उसके बाद क्या करते हैं? कूलिंग टेम्परेचर देते हैं। अब मैंने आपको बताया था, कोई भी फूड खराब कब होता है, स्पॉइलिश कब होता है? जब उसमें ग्रोथ हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, सूक्ष्म जीव उसमें जीव होने लगे, ठीक है, उनमें ग्रो करने लगे। तो जो हमारे बच्चों सूक्ष्म जीव होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, उनके पास भी तो कोई टेम्परेचर होगा ना, कि भैया मैं 25 डिग्री पर ही सर्वाइव करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो जीवाणु होता है बच्चों, बैक्टीरिया जो होता है, उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना, ग्रोथ का पीरियड जो होता है 35 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगर मान लो 35 डिग्री से मैं ज्यादा टेम्परेचर दे दूंगी, तो क्या बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा? क्या जीवाणु सर्वाइव करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई उसको तो टेम्परेचर कितना चाहिए? 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। मैंने उसको 72 का टेम्परेचर दे दिया, क्या सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एंड मैं डायरेक्टली उसको कूल करूंगी तो एक कूलिंग टेम्परेचर में भी वो नहीं जा पाएगा, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो इसी तरीके से जब हमारा मिल्क हीटिंग एंड कूलिंग साइमल्टेनियस प्रोसेस में या फिर एडजेसेंट डायरेक्ट प्रोसेस में जाता है, तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं बच्चों? पेस्चराइजेशन बोलते हैं। एंड इसके तुरंत बाद क्या हो जाता है? पैकेजिंग हो जाती है मिल्क की। अब पैकेजिंग हो गई तो वहां पर क्या है? एयर भी नहीं है। अगर एयर ही नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे काम करेंगे? तो हमारा सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? हीटिंग टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाइल रिटेनिंग द न्यूट्रिशन वैल्यू। यहां पर हमने न्यूट्रिशन वैल्यू को किल नहीं किया है, जस्ट एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है अपने मिल्क को, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना कर पाए। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? बी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू, संचारी रोग फैलते हैं
हमने कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ा था बच्चों। जेनेटिकल फैक्टर्स ओनली, पैथोजेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पुअर न्यूट्रिशन ओनली, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ओनली, केवल अनुवांशिक कारकों से, व्यक्ति के व्यक्ति में संचारित होने वाले रोगजनों से, केवल गलत पोषण से, केवल पर्यावरण प्रदूषण से। तो बच्चों कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? अभी कम्युनिकेशन मत समझना, इस चीज को समझ भी सकते हो, क्योंकि अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहे ना, कंटेजियस भी बोलते हैं हम इनको। कम्युनिकेबल डिजीजेस को क्या बोला जाता है बच्चों? कंटेजियस डिजीजेस भी बोला जाता है। अब कंटेजियस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर एक बच्चा है जिसको क्या हो गया है, कॉमन कोल्ड हो गया है। अभी बारिश का मौसम है, कभी धूप निकल रही है, तो आप सबको भी कॉमन कोल्ड जो है वो हो ही रहा होगा, ठीक है। सर्दी खांसी जुकाम बुखार हल्का सा, ये क्या है, कॉमन कोल्ड के कुछ सिम्टम्स हैं, है ना। बच्चे को कॉमन कोल्ड है, फिर ये बच्चा किसी एक हेल्दी बच्चे के साथ, जो हेल्दी है, ठीक है, उसको कोई अभी बीमारी नहीं है, उसके संग खेल रहा है पार्क में। साइमल्टेनियसली इसने क्या करा, स्नीज कर दिया, तो जो ड्रॉपलेट्स थी ना स्नीज की, वो कहाँ चली गई, इस बच्चे के पास जो हेल्दी था उसके पास चली गई, ठीक है। अब इसको भी थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो जो बच्चों ऐसी डिजीजेस होती है ना, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन पे जा सकती है, वाया किसके द्वारा जा सकती हैं, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं कॉमन कोल्ड, ठीक है। आपने चिकन पॉक्स का नाम सुना होगा बच्चों, ठीक है। चिकन पॉक्स भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एंड मलेरिया भी कहीं हद तक WHO के वजह से हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेस का पार्ट है। क्लियर हो गया? तो पैथोजेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब किस वजह से फैलते हैं, क्योंकि पैथोजेंस जो है वो बॉडी में, एक इन्फेक्टेड की बॉडी से एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं वाया फिजिकल कॉन्टैक्ट, या फिर एयर के माध्यम से भी हो सकते हैं। क्लियर है? आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच प्रोडक्ट्स इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम शोधन में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। तो ये क्या है बच्चों? पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस कैसे रिसोर्सेज है? नेचुरल नहीं है, दीज आर नॉन नेचुरल, है ना, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एक बार खत्म हो जाएंगे तो हम इनको रिन्यू करने में रिन्यू नहीं कर सकते, है ना। तो हमारा सिंपल क्या है, यहाँ पर पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की गई है। आपने पेट्रोलियम के बारे में चीजें पढ़ी हैं कि भाई पेट्रोलियम से जो है डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स निकलते हैं। पेट्रोलियम से सबसे पहला जो कंपोनेंट निकलता है वो होता है पेट्रोल, दूसरा है डीजल, ठीक है, और तीसरा है बच्चों हमारी LPG। अब एक बात को याद रखना, LPG या फिर हम उसको नेचुरल गैस बोल सकते हैं बच्चों, जो हमारी नेचुरल गैस होती है, उसी से हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनती है। तो सिंपल सी बात ये समझ लो बेटा कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती क्या है, रिफाइन कर रहे हैं मतलब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पर। अब पेट्रोल का कुछ और बॉइलिंग पॉइंट होगा, डीजल का कुछ और बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना। तो पेट्रोलियम का रिफाइनिंग कौन से प्रोसेस से किया जाता है वो आपको याद रखना है, वो होता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। जैसे जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट आया वो वेपराइज हुआ, दूसरा बच गया, उसको स्टोर कर लिया डिस्टिल्ड फॉर्म में, मतलब उसका डिस्टिलेशन करते चले गए, उसमें जितना भी रॉ मटेरियल है, जितना भी क्रूड ऑयल है, उन सबको सेपरेट आउट करा, एंड क्लीनर फ्यूल को हमने डिफरेंट कंटेनर में स्टोर कर लिया बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डीजल, केरोसिन, LPG या फिर कोलतार, ऐसा कौन होगा जो पेट्रोलियम से नहीं मिलेगा? हमें आंसर पता है, सी कोलतार, बिकॉज कोलतार इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल, कोयले से ऑब्टेन होता है कोलतार, ना कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। कोल एंड पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल्स क्यों बोलते हैं? कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है क्योंकि वे आर फाउंड इन रॉक्स
चट्टानों में पाए जाते हैं, आर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बर्न इजिली, आर ब्लैक इन कलर। जीवित जीवों के मृत अवशेषों से बने हैं, आसानी से जलते हैं, काले रंग के हैं। तो बच्चों हमको एक चीज पता है, जो हमारा कोल पेट्रोलियम है ना, उनको क्या बोला जाता है? फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है। फॉसिल फ्यूल का डेफिनेशन जब मैंने आपको समझाया था, जीवाश्म ईंधन फ्यूल की तरह काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। जीवाश्म का क्या मतलब है? फॉसिल्स का क्या मतलब है? फॉसिल का एक सिंपल सा मतलब है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है ना, वो डिफरेंट टाइप के डेड ऑर्गेनिज्म से, वो प्लांट्स हो सकते हैं, वो मराइन ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, वो एनिमल्स हो सकते हैं, क्या हुआ है, उनसे मिलकर बने हैं, उनके डेड रिमेन्स से मिलकर बने हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है बच्चों? फॉसिल बोला जाता है। ठीक है, फॉसिल घड़ी का ब्रांड नहीं है यहाँ पे। फॉसिल का मतलब है डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से बन रहा है, इसलिए हम उसको फॉसिल बोल रहे हैं। एज फ्यूल काम करता है, ईंधन के फॉर्म में काम करता है, इसलिए इसका जो कंप्लीट नेम पड़ा है बच्चों, वो क्या पड़ा है? फॉसिल फ्यूल पड़ा है। क्लियर है? तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा, बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड जीवाश्म जीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है बच्चों, कोल जो है वो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट से मिलकर बना हुआ है, और जो हमारा पेट्रोल है बच्चों, पेट्रोलियम है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? मराइन या फिर सी ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, ये चीज कभी कभी पूछी भी जाती है स्पेसिफिकली, इसलिए आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8? वाटर इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर बिकॉज, आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों किया जाता है? भाई आग लग गई, चलो जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, पानी की तेज धार लगवाते हैं और आग को बुझा देते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इज कोल्ड, क्योंकि वो ठंडा है और आग गर्म है? cools down the burning material below ignition temperature and forms steam, जलने वाली सामग्री को प्रज्वलन तापमान से नीचे ठंडा करता है और भाप बनाता है। प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, इज इजिली अवेलेबल, ऑक्सीजन प्रदान करता है, आसानी से जलता है। तो अगर मैं ऑक्सीजन प्रदान करने वाले ऑप्शन को पढ़ती हूँ ना बच्चों, कंबशन पढ़ा है, याद है आपको? कंबशन, कंबशन होता है दहन होता है ना, किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का किसकी प्रेजेंस में जलना? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अगर वाटर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर लेगा तो आग तो कभी बुझेगी ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कोई चीज जलती ही रहेगी। तो सिंपल सी आंसर तो नहीं हो पाएगा। आसानी से उपलब्ध है, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही प्रीशियस है पानी। कोल्ड है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज कूल्स द बर्निंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल पेपर है, पेपर जल रहा है बुरी तरीके से, अब आपको इसको रोकना है। हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ाई करी है, पेपर का कोई एक इग्निशन टेम्परेचर होगा, उस जब तक आग उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगी तब तक पेपर जलना स्टार्ट नहीं करेगा। हमने पेपर कप की एक्टिविटी को भी किया हुआ है। क्या हुआ था, क्या करते थे उसमें? कैंडल लेते थे, कैंडल के नीचे, कैंडल के ऊपर एक पेपर कप रखते थे जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली पेपर कप है, वो डायरेक्टली जलने लगता था। लेकिन दूसरी साइड में कैंडल के ऊपर जो हमने पेपर कप रखा है, हम उसमें पानी डाल देते हैं बच्चों, तो काफी देर तक वो रिटेन कर पाता है अपने जलने की क्षमता को, क्योंकि जो हमारा वाटर है वो इग्निशन टेम्परेचर को हाई कर देता है। क्लियर है? और भाप बनकर जब तक हमारा पूरा पानी उड़ नहीं जाएगा, इवेपोरेशन नहीं हो जाएगा, तब तक हमारा पेपर कप नहीं जलेगा। बिकॉज ये बर्निंग मटेरियल के इग्निशन टेम्परेचर को क्या कर देता है? बिलो कर देता है एंड फॉर्म कर लेता है स्टीम को। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बच्चों? विच जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम, जो हमारा जोन है बच्चों कैंडल फ्लेम का, वो हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर, कौन से कैंडल फ्लेम का जो जोन होता है वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है? मोमबत्ती की लौ कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक तापमान रखता है? ऐसा कौन सा तापमान, ऐसा कौन सा जोन है बच्चों जो सबसे ज्यादा तापमान रखता है? बताइए फटाफट से। देखो हमको पता है हमारे पास 3 जोन्स होते हैं, है ना? 3 जोन है, सबको मालूम है। 3 कलर है, ब्लू, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, हमारे 3 जोन कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस एंड जो हमारा मिडिल पोर्शन है। हाईएस्ट टेम्परेचर, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था बच्चों, जो हमारे गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, मतलब जो सुनार होते हैं, वो किसी एक टेम्परेचर को यूज करते हैं, किसी एक जोन को यूज करते हैं सोने को पिघलाने के लिए। कौन सा जोन होता है वो?
मैं यहाँ पर कैंडल ही बना देती हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी कैंडल है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर का जोन होता है वो होता है हमारा आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन। इस बात को आपको याद रखना है, बाहरी गैर चमकीला जोन, जो चमकता नहीं है, ऊपर वाला पोर्शन जो हमारा है, ठीक है, ये जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर का होता है। क्लियर है? सबसे ज्यादा, और हम इसी को यूज करते हैं। और आपने देखा भी होगा बच्चों, ये किस कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। किस कलर का? ब्लू कलर का। बीच में हमारा मिडिल पोर्शन आता है, नीचे हमारा लोएस्ट वाला पोर्शन है, चमकीला पीला क्षेत्र, दैट इज ल्यूमिनस येलो कलर का जो जोन होता है वो। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10? कंबशन से क्वेश्चन है, रैपिड कंबशन डिफर्स फ्रॉम स्लो कंबशन इन, तीव्र दहन धीमे दहन से अलग कैसे है? हमने डिफरेंट टाइप्स के कंबशन पढ़े हैं, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एंड थर्ड वन वाज एक्सप्लोजन, मतलब विस्फोट होना, है ना। तो अब पूछा गया है जो हमारा रैपिड कंबशन है वो डिफर कैसे करता है स्लो कंबशन से? रैपिड है जल्दी जल्दी कर रहा है, स्लो है अरे हल्के 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 चल रहा है, ऐसा नहीं बच्चों। क्या होता है रैपिड कंबशन में, जो हमारा सब्सटेंस है ना, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आप एक चैप्टर को पढ़ोगे बच्चों, केमिकल रिएक्शन का एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के चैप्टर में आप सबसे पहली चीज या सबसे बेसिक चीज पढ़ोगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन हो सकता है बट आपको मजा बहुत आएगा और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमारा जो कंबशन एंड फ्लेम का चैप्टर है बच्चों वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये तो आप जानते ही हो। हम साइंस में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम साथ में फिजिक्स पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। तो कंबशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है, तो उसके पास अपना क्या होगा बच्चों? एक रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब कितनी स्पीड में वो रिएक्शन हो रही है, किस रेट में हो रही है, राइट। अब रैपिड कंबशन में सबसे ज्यादा एक तो क्या एनर्जी भी रिलीज होगी, साथ में हीट भी रिलीज होगी, एज कंपैरिजन टू स्लो कंबशन में। स्लो कंबशन रेट ऑफ रिएक्शन में कम भी होगा, साथ में एनर्जी और हीट का रिलीज भी कम होगा। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा, अभिक्रिया का दर किस पर डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन में एंड ऊष्मा निकासी में। स्लो कंबशन में कम हीट रिलीज होगी एज कंपैरिजन टू द रैपिड रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एंड हीट रिलीज विल बी द राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11? एक्सप्लोजन अकर्स व्हेन, विस्फोट कब होता? तब होता है जब, कब कब होगा विस्फोट बच्चों? टेम्परेचर इज वेरी हाई, जब तापमान जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत अधिक है। Combustion happens very rapidly, producing gases and heat suddenly. Oxygen is absent, pressure is low. Oxygen अनुपस्थित है या फिर दाब कम है। दहन बहुत तेजी से होता है जिससे अचानक गैसों और गर्मी पैदा होती है। तो बच्चों एक्सप्लोजन थर्ड टाइप का कंबशन है, ठीक है। हमने 3 टाइप्स के कंबशन पढ़े थे, ये आपको याद होगा। रैपिड कंबशन सबसे पहला क्या था बच्चों? रैपिड। सेकेंड था हमारा स्लो, थर्ड था हमारा एक्सप्लोजन, है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है बच्चों वो एक्सप्लोजन से है। एक्सप्लोजन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल या उदाहरण बताती हूँ। दिवाली आने वाली है, क्या जलाते हो दिवालियों में? दिवाली में क्या जलाते हो फटाफट बताओ? पटाखे जलाते हो, है ना। तो फायर क्रैकर का बर्स्ट करना एक कॉमन एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन का, मतलब विस्फोट का। अब याद करो पिछली दिवाली का एक सिनेरियो, एक सीन याद करो कि भैया आप लोग क्या कर रहे हो बच्चों? आप लोग पटाखे जला रहे हो। पटाखों में सबसे पहली चीज क्या आती है? गैसेस रिलीज होती है, ठीक है, धुआं आता है बहुत सारा। दूसरी चीज साउंड आती है बहुत ही तेज, है ना। साथ ही साथ में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। हीट या फिर एनर्जी सेम ही चीज है। ये 3 चीजें आती है ना, जैसे हम बर्स्ट करते हैं फायर क्रैकर को, लिख देती हूं मैं यहाँ पर, बर्स्ट ऑफ फायर क्रैकर क्या होता है? इसी टाइप का कुछ होता है ना। ओ माय गॉड, हमारा बोर्ड को क्या हो गया? चलिए ठीक हो गया बोर्ड। हाँ, तो क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन गायब हो गया लेकिन मैम का। चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं। हाँ, आ गया क्वेश्चन। तो जब भी एक्सप्लोजन होता है बच्चों, एक्सप्लोजन में ये 3 चीजें निकलनी ही निकलनी है। गैसेस, ठीक है, धुआं होगा,
साउंड बहुत ही शोर होगा, साथ ही साथ में हीट ऊष्मा रिलीज होगी। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा कंबशन हैपेंस वेरी रैपिडली, बहुत रैपिड होता है। प्रोड्यूसिंग गैसेस एंड हीट सडनली, दहन बहुत तेजी से होता है जिसमें अचानक गैसें या फिर गर्मी पैदा होती है। तो सिंपल आंसर हो गया बी। समझ में आ गया, याद भी रहेगा। एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल है विस्फोट होना, किसमें, हमारे पटाखों में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे कौन से चैप्टर से, विच ह्यूमन एक्टिविटी हैज द लीस्ट इंपैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, चैप्टर नंबर 5 से, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वन्य जीव संरक्षण पर किस मानवीय गतिविधि का सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना हम सब चाहते हैं, गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप के एक्ट्स, डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्शन रेट्स बना रखे हैं, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, जूज, है ना। तो ये क्या है, ये सब हमारे वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाए गए हैं बच्चों। ऐसी कौन सी मानवीय गतिविधि है जो सबसे कम प्रभाव डालेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर या फिर वन्य जीव को संरक्षण करने में। सबसे पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन, सस्टेनेबल इकोटूरिज्म या फिर पोचिंग बच्चों। आवास विनाश, प्रदूषण, टिकाऊ पारिस्थितिक पर्यटन या फिर अवैध शिकार, क्या होगा इसका आंसर। तो अगर मैं बात करती हूँ आवास विनाश की, मतलब हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, तो जो हमारा वन्य जीव है उसका संरक्षण कैसे होगा। उसका जो हमने बेसिक चीज है हैबिटेट, बहुत ही, आपने एक मूवी का लाइन सुना होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इंसान के लिए, रोटी कपड़ा मकान। अगर मकान ही डिस्ट्रॉय कर दिया, हैबिटेट क्या है, मकान है ना, अगर आपने हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन कर दिया तो फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्व हो ही नहीं पाएगी, है ना। अगर मान लो मैं फॉरेस्ट ही हटा दूं तो लॉयन कहाँ रहेगा, नहीं रह पाएगा। दूसरी चीज है पॉल्यूशन, बहुत सारा पॉल्यूशन बढ़ाए, मतलब हम प्रदूषण का रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो क्या हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा, ना ही ये होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं पोचिंग की बच्चों। तो अवैध शिकार जो है वो वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, बैंड है, हम पोचिंग नहीं कर सकते। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल इको टूरिज्म, टिकाऊ पारिस्थितिक पर्यटन। अब सस्टेनेबल इको टूरिज्म का मतलब क्या है, टूरिज्म से तो ऑब्वियस ही बात है कि वाइल्ड लाइफ इफेक्ट होता है। सस्टेनेबल का मतलब है अगर सिमिलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक कंस्ट्रेंट हो टाइम का, कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ही कहते हैं आप चीजों को अपने उससे देख पाओगे, सस्टेनेबल तरीके से आगे आगे चीजें चलेंगी बच्चों, तो वाइल्ड लाइफ को सबसे कम इंपैक्ट होगा। इन सब में से लीस्ट इंपैक्ट होगा, इंपैक्ट होगा बट लीस्ट इंपैक्ट पूछा गया है, इसलिए सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल इको टूरिज्म। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द मेन पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क। लास्ट वाले जो टॉप 35 करवाए थे मैंने आपको बच्चों, उसमें हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जाना था, साथ ही साथ में मैंने आपको तीनों चीजें समझाई थी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या करती हैं, नेशनल पार्क्स क्या करते हैं, जू का क्या काम होता है। आई होप आपको इसका आंसर मुझसे पहले आता होगा। द मेन पर्पस ऑफ स्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क, एनपी को स्टैब्लिश करने का सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा कारण क्या था, प्रमोट करता है टूरिज्म को, केवल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कि भाई आओ और देखो, ऐसा नहीं था। प्रोटेक्ट इंटायर इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र और जीव विविधता की सुरक्षा के लिए बनाए गए। जेनेटिक इनकम, जनरेट इनकम, आय को उत्पन्न करने के लिए। कंडक्ट रिसर्च ओनली, केवल अनुसंधान करने के लिए। तो बताइए फटाफट से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। हमको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं बच्चों, उसमें हम डिफरेंट टाइप के वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों नेशनल पार्क की। आप फॉर एग्जांपल अपने घर के बाहर वाले पार्क में जाके देखना कि क्या क्या चीजें वहां मौजूद हैं। तो आप देखोगे बच्चों कि वहां पर सबसे पहली चीज जो प्रेजेंट है वो है प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते होंगे आपके घरों के पास वो भी वहां पर प्रेजेंट होंगे, एंड ह्यूमंस वहां पर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आप। क्या ये तीन चीजें आप देख पाते हो, देख पाते हो ना। तो ये तीन चीजें, सबसे पहली चीज कंबाइनली अगर मैं इनको बोलूंगी तो हम इनको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब पारिस्थितिक तंत्र हो गया। दूसरी चीज है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का क्या मतलब होता है, बायो का क्या मतलब है, डिफरेंस, है ना। बायो का क्या मतलब है बच्चों, बायो का मतलब है लिविंग, और डिफरेंस क्या है, डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट टाइप की स्पीशीज। तो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं। नेशनल पार्क्स इसलिए बनाए गए थे कि जो भी चीजें
हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में छोड़ दी गई हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से छूट गई हैं, वो सब नेशनल पार्क उनको कवर करे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो हमारा नेशनल पार्क हमारी पूरे इकोसिस्टम को, साथ ही साथ में पूरी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड ये इसी के लिए बनाए गए थे। क्लियर है? तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा बी। अगर आप नाम से चीजों को समझने लगोगे बच्चों, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। जेएनवी में साइंस में 35 आउट ऑफ 35 लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बच्चों क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 14? Which statement about biodiversity is correct? जैव विविधता के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ 4 कथन लिखे हुए हैं। पहले कथन के बारे में पढ़ाई करते हैं। It refers to only number of species. It includes variety of life at genetic, species and ecosystem levels. It decreasing naturally. It is not important for ecosystem. यह केवल प्रजातियों की संख्या को संदर्भित करती है। ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं, नंबर्स को तो नहीं बताती बायोडाइवर्सिटी। इसमें अनुवांशिक प्रजातियां, पारिस्थितिक तंत्र स्तरों पर जीवन में विविधता शामिल है। ये प्रकृति रूप से घट रही है, ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। तो बताओ बच्चों कौन सा कथन जो होगा वो सही होगा? बायोडाइवर्सिटी, एक बार फिर से इसका मतलब समझ लेते हैं। बायो का क्या मतलब होता है बच्चों? लिविंग, है ना, मतलब जीवित। साथ में डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर समझाया गया है डिफरेंस। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है हमारी पूरे वर्ल्ड में, हमारी पूरी अर्थ पर। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, है ना, हर जगह। नॉर्थ में जाओगे डिफरेंट प्लांट्स, साउथ में जाओगे डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट खाना, डाइवर्सिफाइड है हमारा, है ना। तो डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? डिफरेंस। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज। एक प्लांट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज, एनिमल्स में भी डिफरेंट, ह्यूमंस में भी डिफरेंट। तो ये क्या है? हर एक लेवल पर क्या है बच्चों? डिफरेंस है। सिंपल आंसर हो जाएगा वेराइटी को इंक्लूड करता है ये। साथ किस बेसिस पे? सबसे पहला जेनेटिक, दूसरा स्पीशीज, साथ में इकोसिस्टम के लेवल पर। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए जो सबसे सही कथन होगा वो होगा बी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बच्चों रेड डेटा बुक का क्वेश्चन है ना। लाल डेटा बुक, रेड डेटा बुक में जानकारी होती है किसके बारे में? रेड डेटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट, एक हमारी रेड डेटा बुक है बच्चों, उसमें क्या कलर्स की जानकारी होती है? रेड डेटा बुक। रेड का क्या मतलब होता है बताओ? ट्रैफिक सिग्नल्स देखे होंगे सब लोगों ने, स्टॉप, है ना। अब जैसे ही लाल झंडी फहराई ट्रेन रुक गई, ग्रीन सिग्नल जैसे ही मिला चल दी। तो कहीं ना कहीं रेड का जो मतलब है ना, वो हम ज्यादातर किससे रिलेट करते हैं बच्चों? डेंजर से रिलेट करते हैं। क्या सही कह रही है मैम? है ना। तो बच्चों सारे प्लांट स्पीशीज को अगर मैं रेड डेटा बुक में ले जाऊंगी तो नहीं, उनपे तो डेंजर नहीं है ना। कॉमन एनिमल्स को एंडेंजर्ड या फिर थ्रेटेंड स्पीशीज, एक्सटेंट स्पीशीज, सभी पौधों को प्रजातियों, सभी पौधों की प्रजातियों को, सामान्य जानवरों की, लुप्त प्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों की, केवल विलुप्त प्रजातियों की। क्या होगा इसका आंसर? मैंने आपको एक चीज बताई है बच्चों, अगर आप इस चीज से पहचान पाओ तो आपको रेड डेटा बुक कभी भी भूलनी नहीं पड़ेगी, हमेशा याद रहेगी। डेंजर का क्या मतलब है? दो तरीके की स्पीशीज है बच्चों, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, मतलब केवल विलुप्त, जो विलुप्त हो चुकी हैं, अब हमें दिखाई ही नहीं देती हैं, एक्सटिंक्ट वो होती हैं। ठीक है, तो उनपे तो क्या ही डेंजर होगा, उनपे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे था डेंजर, अब तो खत्म ही हो गई, है ना। अब तो दिखाई ही दे रही है, विलुप्त हो गई जो चीज, उस पर क्या ही डेंजर होगा, है ना। जो चीज विलुप्त होने की कगार पर है उस पर डेंजर होगा, है ना। अब मान लो घर में आया है मिठाई का डिब्बा, काजू कतली का, ठीक है, अभी काजू कतली खत्म हो गई तो उस पर कोई डेंजर है? अपने भाई बहन का डेंजर है कि नहीं? वो खा सकता है? नहीं। लेकिन अगर काजू कतली के बॉक्स में 2 काजू कतली या फिर 1 काजू कतली बची हुई है, तो वो क्या है? डेंजर के उसमें है, जोन में है ना, क्योंकि वो विलुप्त हो सकती है कभी भी, जैसे ही आपके भाई या बहन की नजर पड़ेगी उस पर। तो बच्चों जो रेड डेटा बुक है वो इंफॉर्मेशन किसके लिए, किसका रखती है? एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज का, मतलब लुप्त प्राय, जो विलुप्त होने की कगार पर है, या फिर जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनके बारे में किसका कौन इंफॉर्मेशन रखता है? रेड डेटा बुक। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों सी, लुप्त प्राय या फिर संकटग्रस्त प्रजातियों की। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों?
इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज एडवांटेजियस बिकॉज, आंतरिक निषेचन लाभकारी है क्योंकि, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहली चीज निषेचन है क्या बच्चों, हमको पता है कि हमारे पास एक क्या है, मेल में एक मेल गैमेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, है ना। साथ ही साथ में हमारे पास जो फीमेल्स हैं बच्चों, उनके पास एक दूसरा गैमेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। ये दोनों जैसे ही फर्टिलाइज करते हैं, आपस में फ्यूजन करते हैं बच्चों, तब हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सी चीज आती है जिसके पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज एग, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन। अब निषेचन दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल बाहरी निषेचन, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होगा सब चीजें। दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। इस बात को याद रखना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमेशा फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, ना कि बच्चों किसकी बॉडी के अंदर, किसकी बॉडी के अंदर नहीं होगा, मेल की बॉडी के अंदर नहीं हो सकता इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सिर्फ फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। तो इट प्रोड्यूसेस मोर ऑफस्प्रिंग, क्या ज्यादा ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे, नहीं। इट प्रोटेक्ट गैमेट्स एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी, इट इज सिंपलर, क्या ये सरल है, क्या इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता है, या फिर ये अधिक संतति पैदा कर सकता है, यह युग्मकों और विकासशील भ्रूण को बाहरी वातावरण से सुरक्षा दे सकता है। अब बच्चों एक बात समझो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब जो हमारे गैमेट्स है ना, जो हमारे युग्मनज है, ठीक है, युग्मक है बच्चों, उनको क्या है, बॉडी के अंदर है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रहा है। दूसरी चीज, जब गैमेट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो उसको भी प्रोटेक्शन दे सकता है। इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है, लाभकारी है। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वो गैमेट्स को प्रोटेक्शन दे रहा है और साथ ही साथ में डेवलपिंग एम्ब्रियो को भी प्रोटेक्शन दे रहा है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, कौन सी प्रजनन रणनीति माता पिता के समान, एकदम माता पिता जैसी दिखने वाली संतति को पैदा करती है। लैंगिंग प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अलैंगिक एसेक्सुअल, बाहरी निषेचन या फिर आंतरिक निषेचन। तो बच्चों हमने डिफरेंट टाइप के प्रजनन पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़े हैं। कौन कौन से, एक था हमारा एसेक्सुअल, सबसे पहले एसेक्सुअल के बारे में डिस्कशन करते हैं। एसेक्सुअल का मतलब क्या है, ए से याद रखो वन पेरेंट, सिर्फ एक ही पेरेंट की नीड है, दूसरे पेरेंट की तो नीड ही नहीं है भैया, एक ही से काम चला लेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल बताती हूँ बच्चों, हाइड्रा का, ठीक है, और सुंदर सा एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ जिससे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हाइड्रा कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है, इस तरीके का क्या है बच्चों, हाइड्रा है। अब हाइड्रा को फर्टिलाइजेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए दूसरे पेरेंट की तो आवश्यकता है नहीं। ये क्या करेगा, एक प्रोसेस से, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं बच्चों बडिंग। बडिंग से क्या फॉर्म कर लेता है, एक साइड बड फॉर्म कर लेता है अपनी ही बॉडी के अंदर, इस तरीके से बाहर की साइड में, ठीक है, कुछ इस तरीके से फॉर्म कर लेता है। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है बच्चों, एक तो ये हमारा हाइड्रा था ही, साथ में ये जो बड है ना वो डिफरेंट हो जाती है। क्या इन दोनों में कोई भी डिफरेंस दिख रहा है हाइट के अलावा, क्योंकि अभी तो छोटा है ना, धीरे धीरे करके बड़ा होगा, है ना। तो ये क्या है, बिल्कुल सिमिलर दिखाई देता है अपने पेरेंट्स से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो अमीबा का केस ले लो बाइनरी फिजन से, द्विखंडन से, ठीक है, या फिर हाइड्रा का केस ले लो मुकुलन से, दोनों ही केस में क्या होगा, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग हमेशा बनेंगे। क्लियर है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अलैंगिक प्रजनन। आप याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन के कारण हम लोग अपने माँ बाप से अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे में माता पिता के दोनों के क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होती है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बच्चों। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बडिंग इन हाइड्रा इज एन एग्जांपल ऑफ, आ गया क्वेश्चन, हाइड्रा में मुकुलन का उदाहरण क्या है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ सेक्सुअल एसेक्सुअल या फिर नाइदर, लैंगिक अलैंगिक, लैंगिक या फिर दोनों,
या फिर कोई भी नहीं। तो अभी हमने पढ़ा है बच्चों, अगर मैं अमीबा का भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा होता ना, इस बात से भी कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ पर अमीबा के लिए बाइनरी फिजन लिखा हुआ होता बच्चों, तो भी वो क्या होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज अलैंगिक प्रजनन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। किस ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहा जाता है? ऐसा कौन है भाई जो सबको कंट्रोल कर रहा है, मास्टरमाइंड है? कौन है ऐसी ग्रंथि, कौन सा ऐसा ग्लैंड है बच्चों जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड? तो बच्चों सबसे पहला है थायराइड, सेकंड पिट्यूटरी, एड्रिनल या फिर पैनक्रियाज। थायराइड, अधिवृक्क, पिट्यूटरी या फिर अग्नाशय। तो अगर मैं बात करूं थायराइड ग्लैंड की बच्चों, तो वो कहां प्रेजेंट है, हमारे थ्रोट के नेक में, जो हमारा नेक है, नेक का जो थ्रोट वाला पोर्शन है उसमें प्रेजेंट है। एड्रिनल, पैनक्रियाज क्या काम करते हैं आपको पता है? एड्रिनल जो हमारी ग्लैंड है वो 3F को कंट्रोल करती है, मतलब फियर, फाइट एंड फ्लाइट को, मतलब तीन ही चीजों को कंट्रोल कर रही है, इससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं है। पैनक्रियाज क्या करती है बच्चों, ब्लड ग्लूकोज जो हमारा लेवल होता है ना, शर्करा जो ब्लड में होती है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल में यहाँ पर लिख देती हूँ, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। साथ ही साथ में जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो किसके लिए काम करता है बच्चों, मेटाबॉलिज्म को काम करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो अब ये अगर ये तीनों चीजें कुछ कुछ चीजों को ही कर रही हैं, तो ये तो मास्टर ग्लैंड नहीं हुई, क्योंकि भाई मास्टर ग्लैंड क्या करेगा, सारे ग्लैंड्स के फंक्शन को, सारे ग्लैंड्स के हार्मोनल सीक्रेशंस को कंट्रोल करेगा। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है बच्चों, एक मास्टर ग्लैंड की तरह काम करती है। ये सारे ग्लैंड्स के सिक्रेशन, जिनको हम केमिकल हॉर्मोन्स बोलते हैं, उनको रेगुलेट करवाती है कि भाई अब तुम्हारा काम है, जाओ। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज इंपॉर्टेंट टू। किशोरावस्था के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? लुक गुड ओनली, ताकि भाई हम तो बढ़िया एकदम सुंदर सुंदर दिखे, ऐसा नहीं। प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड मेंटेन हेल्थ ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, फॉलो सोशल नॉर्म्स, प्रिवेंट ग्रोथ। केवल अच्छा दिखने के लिए, हार्मोनल परिवर्तनों के कारण संक्रमण को रोकने और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए, विकास को रोकने के लिए। तो बच्चों रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, आप ही के दिनचर्या पे, आप ही जिस एज में हो उस पर बेस्ड है ना? तो एडोलेसेंट आप लोग हैं, आप लोग प्यूबर्टी को हिट करने वाले हैं, किशोरावस्था आप में आ चुकी है, आप किशोर बन चुके हैं। तो क्या है बच्चों, किशोरावस्था में ना डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते हैं। अभी भाई अच्छा दिखना है, लड़कों को भाई शर्ट पहन के जानी है, लड़कियां सुंदर सुंदर दिखना चाहती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एडोलेसेंस में पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो सबसे पहली चीज क्या है, इन्फेक्शंस नहीं होंगे। अगर आप 2 बार रोज नहाओगे, ब्रश करोगे अपने टीथ को बच्चों, तो क्या है, क्लेanलीनेस मेंटेन करोगे, हाइजीन मेंटेन करोगे, राइट? इससे क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। दूसरी चीज क्या है बच्चों, जो आपके हार्मोनल चेंजेस है ना, उनकी वजह से कभी कभी आपके फेस पर पिंपल्स दिखाई दे सकते हैं, है ना? ये क्या है, हार्मोनल चेंज है, कंप्लीटली नॉर्मल होता है ये चीजें। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं इनको रोकना चाहिए या फिर इनके लिए कोई डर्मैट को दिखाना चाहिए, नहीं, ये सब हार्मोनल चेंजेस हैं। उस पीरियड ऑफ टाइम पर सेबेशियस ग्लैंड्स जो है हमारी, जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स हैं बच्चों, वो क्या है, जो हमारी तैलीय ग्रंथियां होती हैं वो एक्टिव हैं। इस वजह से, तेल की वजह से वो बम्प्स हमारे चेहरे पर निकल आते हैं। तो इस वजह से आपको अपना पर्सनल हाइजीन और ज्यादा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा बी, दैट इज हार्मोनल परिवर्तनों के कारण संक्रमण को रोकने के लिए और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बच्चों। अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट वन। फटाफट से इस क्लास के बाद किचन में जाना और मम्मी से कहना, मम्मी एक तेज धार वाला चाकू दे दो और एक ब्लंट चाकू दे दो। ब्लंट चाकू से काटते रहोगे, काटते रहोगे, काटते रहोगे, कुछ नहीं कटेगा, है ना? बहुत टाइम लग जाएगा काटने में। लेकिन जो शार्प नाइफ होगा, एकदम तेज होगा बच्चों, वो एकदम कट 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 सब काट देगा। ऐसा क्यों होता है? A sharp knife cuts better than a blunt one because तेज चाकू कुंद चाकू से बेहतर क्यों काटता है? फटाफट से दिमाग लगाओ और आंसर बताओ। देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने बताया था फोर्स एंड प्रेशर में, तो एक फॉर्मूला याद रख लो, पूरा जीवन सफल हो जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना? अब मैंने एक चीज बताई थी,
प्रेशर जो और फोर्स के संग क्या है, भाई भाई है, भाई मेरी बॉन्डिंग है, तू नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। आज स्कूल आ रहे हो, नहीं आ रहा हूँ यार, आपका दोस्त अगर बोलता है ठीक है मैं भी नहीं आ रहा, मैं भी नहीं जा रहा, तो फोर्स एंड प्रेशर क्या है, भाई भाई है। तुम बढ़े मैं भी बढ़े, तुम घटे मैं भी घटे, मतलब अगर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो फोर्स भी बढ़ेगा। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एंटागोनिस्ट कौन है, हमारी एरिया। अब क्या है, भाई बहन एकदम 36 का आंकड़ा, प्रेशर और एरिया में 36 का आंकड़ा है। कैसे, प्रेशर बढ़ा तो एरिया कम। अब बात करते हैं हमारे शार्प नाइफ की। बोला जा रहा है जो हमारा शार्प नाइफ है बच्चों, वो क्या करता है, बढ़िया काटता है। कैसे, शार्प नाइफ मतलब तेज धार, एरिया पैना हो जाएगा ना चाकू एकदम कम, तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही एरिया डिक्रीज हुआ, प्रेशर भाई चौड़े में, भाई मैं तो बहुत ज्यादा हूं, प्रेशर इंक्रीज। जैसे ही प्रेशर हमारे किसी भी फ्रूट पर लगेगा, तुरंत काट देगा। एरिया कम प्रेशर ज्यादा, शार्प नाइफ। ब्लंट नाइफ एरिया ज्यादा प्रेशर कम, इस वजह से वो चीजों को नहीं काट पाता है। सिंपल आंसर हो जाएगा कि इट हैज अ स्मॉलर कॉन्टैक्ट एरिया क्रिएटिंग दी हायर प्रेशर। इसका संपर्क क्षेत्र छोटा होता है और ये अधिक दबाव पैदा कर सकता है। ऐसे ही लड़कियों हाई हील्स पहनते हो, हील्स में क्या है, एरिया कम है, लेकिन जो प्रेशर है वो हमारे ग्राउंड पर सबसे ज्यादा पुट कर रहा है। अगर मैं ऐसे ही कंपेयर करूंगी ना हील्स को हाथी के पांव से, तो हाथी के पांव का एरिया कैसा होता है, ज्यादा होता है, तो वो कम प्रेशर डालता है एज कंपैरिजन टू हील्स। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बच्चों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड बिकॉज, अब समुद्र तल से ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, ऐसा क्यों हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बच्चों, वो एल्टीट्यूड के साथ मतलब डिक्रीज क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, समुद्र तल से ऊंचाई के साथ क्यों डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इस वजह से, द वेट ऑफ एयर कॉलम अबव डिक्रीजेस, ग्रेविटी डिक्रीजेस, या फिर एयर मूव्स फास्टर। तापमान घटता है, ऊपर की हवा से स्तंभ का भार घटता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, हवा तेज से चलती है। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है एल्टीट्यूड के संग। हम ऊपर पहाड़ पे गए, ठीक है, ये क्या है बच्चों, हमारा माउंटेन है सुंदर सा, कौन मत समझना, माउंटेन है ये, ठीक है। माउंटेन पे भाई ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, यहाँ पे सांस नहीं आ रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसा क्यों, क्यों होता है ऐसा, ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करके जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हाइट के संग बच्चों हमको पता है जैसे ही हम ज्यादा ऊपर जाते हैं तो एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ज्यादा हाइट पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, दबाव बनता है, प्रेशर कम है। क्यों, क्योंकि जो एयर कॉलम का अबव वेट है ना बच्चों, वो डिक्रीज हो रहा है, एयर डेंसिटी जो है वो कम होती चली जा रही है, इस वजह से प्रेशर ज्यादा बिल्ड कर रही है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बी, ऊपर की हवा से स्तंभ का भार घटता है, इस वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एल्टीट्यूड के संग डिक्रीज होता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बच्चों। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी, ठीक है। अब बलून फिल्ड विद एयर श्रिंक्स व्हेन टेकन टू अ हायर एल्टीट्यूड। अब भाई गुब्बारे को ले जाओ ऊपर, हवा से भरा गुब्बारा अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर सिकुड़ क्यों जाता है, नीचे रहेगा खूब फूला रहेगा एकदम हेल्दी हट्टा कट्टा मोटा, लेकिन जैसे ही हवा से भरा गुब्बारा हम अधिक ऊंचाई पर ले जाएंगे, हवा निकल जाती है, श्रिंक हो जाता है एकदम जू जू जू, ऐसा क्यों। तापमान घटता है, बाहरी वायुमंडलीय दबाव घटता है, अंदर की हवा निकल जाती है, गुरुत्वाकर्षण कम होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, एयर इनसाइड एस्केप्स, या फिर ग्रेविटी इज लेस। अब ऊपर जाकर ग्रेविटी तो लेस हुई, बट ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे बलून पर, ठीक है। अंदर की हवा एस्केप तो नीचे भी कर सकती है, ऊपर जाने की जरूरत है भाई उसके लिए, ना ही टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। हाई एल्टीट्यूड पे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ही ऊपर जाओगे ना, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटीएम प्रेशर लिख देती हूँ यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब बाहर का जो प्रेशर है बच्चों वो कम है, तो क्या करेगा, वो बाहर से प्रेशर डालेगा, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर डालेगा, क्यों, क्योंकि श्रिंक करने के लिए। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा 23 का बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन इज करेक्ट, घर्षण के बारे में कौन सी कथन सही है। अब फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा बल है जो अपोज करता है गति को, इस बात को आपको याद रखना है। अ फोर्स दैट ऑलवेज अपोजेस द मोशन इज नोन एज फ्रिक्शन।
इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन, बिल्कुल सही बात है ये तो भाई। इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, गलत बात है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फोर्स अगर इधर है तो फ्रिक्शन हमेशा किधर होगा, इधर होगा। इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड और अटेम्प्टेड मोशन। इट्स एक्ट ओनली ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या ये सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट पे ही काम करता है? ऐसा कौन सा कथन है जो फ्रिक्शन के बारे में सही है? अपोज करता है मोशन को, बिल्कुल सही। डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगता है, गलत। इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द अटेम्प्टेड मोशन, ये क्या करता है, गति या फिर गति के प्रयास के विपरीत दिशा में काम करता है, बिल्कुल सही। इट ओनली एक्ट्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये केवल गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है। क्या होगा इसका सिंपल सा आंसर, बताइए फटाफट से। तो बच्चों, जो हमारा फ्रिक्शन है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है मोशन के, या फिर जहां पर भी हम अटेम्प्ट करने वाले हो मोशन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं राइट डायरेक्शन में मूव करूंगी तो फ्रिक्शन हमेशा कौन से डायरेक्शन में लगेगा बच्चों, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 25? फ्रिक्शन इज यूजफुल व्हेन, घर्षण उपयोगी है कब? ठीक है। मशीन्स नीड टू मूव स्मूथली, जब मशीन्स को स्मूथली चलना हो तो क्या फ्रिक्शन की जरूरत है? नहीं, ल्यूब्रिकेंट की जरूरत है, मतलब स्नेहक की। ठीक है। मशीनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वॉकिंग, राइटिंग और अप्लाइंग ब्रेक्स, रिड्यूसिंग वियर एंड टियर, इंक्रीजिंग द स्पीड, चलना, लिखना और ब्रेक लगाना होता है, टूट फूट को कम करना होता है, गति को बढ़ाना होता है। बताइए फ्रिक्शन कब काम करता है? फ्रिक्शन के कुछ एग्जांपल्स आपने पढ़े होंगे, मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, ये भी फ्रिक्शन का एग्जांपल है। ठीक है। हम लोग चलते हैं, वो भी फ्रिक्शन का एग्जांपल है। साथ में क्या है, अप्लाइंग ब्रेक, जैसे ही हमने ब्रेक को अप्लाई करा, मोशन क्या था, आगे का था, फॉरवर्ड मोशन था, लेकिन अपोज करने वाला कौन सा हमारा मोशन है, फ्रिक्शन। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बी। वॉक करने के लिए, चलने के लिए, लिखने के लिए और ब्रेक लगाने के लिए यूजफुल क्या है, फ्रिक्शन यूजफुल है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स डिटरमाइंस, ध्वनि तरंगों को की आवृत्ति निर्धारित करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स डिटरमाइन करती है क्या? इस क्वेश्चंस को आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि जेएनवी को बहुत पसंद है ये क्वेश्चंस बच्चों। हमने अपने साउंड में एक तो फ्रीक्वेंसी पढ़ा है, दूसरी चीज एम्पलीट्यूड पढ़ा है, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर डिपेंड करती है। यहाँ पर आवृत्ति के बारे में बात करी गई है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करी गई है। एफ जो है वो हमेशा किस पर डिटरमाइन करेगी, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है बच्चों, तो उसके लिए मैंने एक चीज बनाई है, आप याद रखिएगा उसको, पीएफ याद रखिए हमेशा। ठीक है। प्रोविडेंट फंड नहीं है, पिच और फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी हमेशा किस पर डिटरमाइन करती है, पिच पर डिटरमाइन करती है। हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा पी, दैट इज वो बी, दैट इज पिच या फिर तारत्व। क्लियर है? पिच पर डिपेंड करेगा क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव डिटरमाइंस, ध्वनि तरंग का आयाम निर्धारित करता है। एम्पलीट्यूड की बात आ गई, आ जाओ भाई ए ले जाते हैं फटाफट से। लॉस एंजलिस नहीं है, लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड है। जो हमारा एम्पलीट्यूड है बच्चों वो किस पर डिपेंड करता है, लाउडनेस पर डिपेंड करता है, यानी प्रबलता पर डिपेंड करता है। ठीक है। एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है, लाउडनेस पे। फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है, पिच पर। चलिए, तो एल ए एंड पी एफ का कॉन्सेप्ट अगर याद रखोगे तो भाई साउंड का ये वाला क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। एलईडीज, लाइट इमिटिंग डायोड आर प्रेफर्ड ओवर बल्ब्स बिकॉज, अब एलईडीज लगाने लगे सब लोग घर में, अब भाई वो पीले वाले बल्ब किसी के घर में दिखाई नहीं देते, ऐसा क्यों, क्यों होता है बताओ फटाफट। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड को बल्ब पर प्राथमिकता दी जाती है, भाई प्रेफर करने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है? मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि भाई हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम सब लोग बहुत रईस है, इस वजह से, क्योंकि वो अधिक महंगे हैं। नहीं यार, ऐसा क्यों होगा, बिल्कुल गलत बात है, कैसे कैसे ऑप्शंस बनाते हैं। कंज्यूम लेस एनर्जी एंड लास्ट लॉन्गर, चलते हैं, कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं और अधिक समय तक चलते हैं। प्रोड्यूस मोर हीट, आर अवेलेबल इन वन कलर ओनली। एलईडी तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की आती है ना बच्चों। तो सिंपल क्या है, एलईडी जो है लाइट एमिटिंग डायोड इसलिए यूज करा जाता है, एक तो सबसे पहली बात है वो वीक करंट में भी अच्छा लाइट प्रोड्यूस करती है, साथ ही साथ में कम ऊर्जा का उपयोग करती है, लेस हीट प्रोडक्शन, वो लेस हीट कंज्यूम करती है, साथ ही साथ में अधिक समय तक चलती है। ठीक है। जो हमारे पहले इनफ्लोरेसेंट जो हमारे इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब होते थे बच्चों, उनके कंपैरिजन में ये कम हीट को कंज्यूम करती है, इस वजह से प्रेफर करी जाती है ओवर द इनकैंडेसेंट बल्ब्स।
चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट। पानी के विद्युत अपघटन के दौरान ऑक्सीजन पैदा होती है। आ जाओ, बहुत ही आसानी से एक चीज बता देती हूँ, ये वाले क्वेश्चन जो भी आएंगे ना फटाफट से कर लोगे तुरंत। कैसे, आइए जानते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, एक जल्दी से बाल्टी ले लो, उसके अंदर क्या भर लो, पानी भर लो फटाफट, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करना है हमको, वाटर का करना है, ठीक है। वाटर, H2O वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। दो प्लेट्स लगा दी, इलेक्ट्रोड्स होंगे यहाँ पे लगे हुए, ठीक है, एनोड या कैथोड इसी तरीके के होंगे। अब पानी आइए, यहाँ पर मैं वाटर लिख भी देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बड़ी क्लासेस में जब जाओगे तो क्या होगा बच्चों, डिफरेंट टाइप की ना केमिकल रिएक्शंस, डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही वाटर टूटता है ना, H2O जैसे ही टूटता है तो दो चीजों में टूटता है, एक तो हमारा ऑक्सीजन हो गया, साथ में हाइड्रोजन, है ना, इसी तरीके से टूटेगा, 2H2O लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया, मतलब बैलेंस कर रही हूँ मैं इक्वेशन को, और हमारा 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बच्चों फटाफट से, क्या होगा हमारा, जो हमारा ऑक्सीजन है ना वो कैसी होती है, निगेटिव होती है, इस बात को याद रखना। और हाइड्रोजन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आपको बड़ी क्लासेस में जाकर याद होगा। एक चीज याद रखनी है, एनोड पॉजिटिव है और कैथोड हमारा नेगेटिव है। अब ये कैसे याद रखोगे, बहुत अच्छा है कोई बच्चा पढ़ाई में, बहुत ही शानदार, उसको A+ ग्रेड मिल गया, एनोड इज पॉजिटिव। C माइनस ग्रेड होता है भाई, C ग्रेड कोई ग्रेड होता है, अच्छा ग्रेड होता है, नहीं, तो C माइनस है, एनोड पॉजिटिव है, मतलब A+ एंड C माइनस, सिंपल सा हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल करता है, सबको पता है भाई, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं मानूं कि यहाँ मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन कहाँ बैठेगी, पॉजिटिव चार्ज पर, क्योंकि भाई उसके पास तो ऑलरेडी क्या था, नेगेटिव चार्ज था। हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव पे चला जाएगा। तो अगर मैं देखती हूं कि ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव है वो कहां पर मिलेगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर मिलेगी, दैट इज बी, एनोड पर, सकारात्मक इलेक्ट्रोड पर। क्लियर है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। सीस्मिक वेव्स आर, भूकंपीय तरंगे हैं, कैसी, क्या होती है भूकंपीय तरंगे। मैंने आपको जब अर्थक्वेक का फिनोमेना बताया था तब मैंने बताया था कि फॉल्ट जोन में से सीस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं बच्चों, है ना, भूकंपीय तरंगे निकलती हैं। साउंड वेव्स इन द एयर, गलत। वेव्स प्रोड्यूस बाय अर्थक्वेक दैट ट्रैवल थ्रू द अर्थ, लाइट वेव्स हैं या फिर वाटर वेव्स हैं। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा बी, एक ऐसी वेव्स हैं जो भूकंप द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, ठीक है। भूकंप के द्वारा जो उत्पन्न की गई तरंगे हैं उनको हम बोलते हैं भूकंपीय तरंगे, और इंग्लिश में बोलते हैं सीस्मिक वेव्स। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है बच्चों, एन अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू, भूकंप होता है किस वजह से। मैंने आपको बताया था जो हमारी अर्थ है ना वो डिफरेंट टाइप की लेयर से मिलकर बनी है। अगर मैं उसका डाइसेक्शन कट करती हूँ लाइक अ पीस ऑफ केक, ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या है, पीस ऑफ केक की तरह उसको कट कर लिया, तो मुझे पता है यहाँ पर डिफरेंट टाइप की लेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप की लेयर से मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल क्रस्ट की बात कर लेते हैं, क्रस्ट जो है वो खुद ही डिफरेंट टाइप की लेयर्स या फिर प्लेट से मिलकर बनी है। उन प्लेट्स में, क्रस्ट किससे मिलकर बनी है बच्चों, आपको याद रखना है, प्लेट से, खाने वाली प्लेट्स नहीं है ये, क्रस्ट की प्लेट्स हैं, ठीक है। ये प्लेट्स जब आपस में मूव करती हैं, या तो वर्टिकली मूव करेंगे या फिर हॉरिजॉन्टली इनका मूवमेंट होगा, तब क्या उत्पन्न होता है, अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है। तो सिंपल बात हो जाएगी, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, और हम इन प्लेट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की बच्चों। When you look at yourself in a plane mirror, the image appears. जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, फटाफट जाओ और मिरर में अपने आप को खड़े होकर देखो। रोज देखते होगे, जैसे स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, है ना। तो हमको पता है जब भी कोई इंसान अपने आप को मिरर में देखता है तो उसकी इमेज कैसे बनती है, ये हमने डिस्कस किया है कि प्लेन मिरर कौन सी टाइप की इमेज बनाती है, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअली एंड लिटरली इन्वर्टेड, रियल एंड सेम साइज, वर्चुअली एंड मैग्नीफाइड। वास्तविक और उल्टा, उल्टी तो इमेज नहीं बनाती कि भाई मैं ऐसे खड़ी हुई हूं मैं उल्टी दिखाई दूं, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो नहीं,
ठीक है, ना ही रियल इमेज बनाती है क्योंकि वो वर्चुअल इमेज बनाती है। आभासी बड़ी भी नहीं बनाती है ना। नुमाइश में थोड़ा ना गए हैं, मेले में थोड़ा ना गए हैं जो वैसे वाले शीशे देख रहे हैं कि मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, शॉर्ट इमेज बन रही है, ऐसा नहीं है। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा बच्चों बी, वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड। आभासी इमेज जिसको हम पेपर पर नहीं उतार सकते, साथ में पार्शियल रूप से उल्टा दिखाई देता है, मतलब कैसा, लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट। हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो कैसा दिखाई देता है, राइट हैंड की तरह दिखाई देता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 33, द रेटिना ऑफ आई इज मोस्ट सिमिलर टू विच पार्ट ऑफ कैमरा। आंख की रेटिना जो है, हमारा आंख क्या है, कैमरे की तरह ही तो है, डीएसएलआर के कैमरे की तरह है भाई, एकदम मस्त। डीएसएलआर भी फेल करती है हमारी आंख, पता है आपको। तो रेटिना ऑफ द आई जो है वो सिमिलर है किस पार्ट ऑफ कैमरे से बच्चों, लेंस, द फिल्म और द सेंसर विद द इमेज इज फॉर्म, द शटर एंड द व्यू फाइंडर। लेंस, फिल्म या सेंसर जहां प्रतिबिंब बनता है, शटर या फिर व्यू फाइंडर। तो बच्चों जो रेटिना होती है ना, तीन चीजें आपको आई में बहुत ज्यादा याद रखनी है। जो हमारे पास रेटिना है हमारी, वो क्या है, एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा प्लेन है जिस पर पिक्चर कास्ट होती है। तो सिंपल है, फिल्म या फिर सेंसर जहां पर प्रतिबिंब बनता है, जहां पर हमारा इमेज बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है, दोनों तरीके से याद कर सकते हो। क्वेश्चन डिफरेंट वाइस वर्सा फॉर्म में भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा आई का पार्ट है बच्चों जो कि फिल्म सेंसर की तरह काम करता है या फिर इमेज को फॉर्म करवाता है। क्लियर है? तो रेटिना हो जाएगा इसका सिंपल आंसर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, द आइरिस ऑफ द आई कंट्रोल्स। आंख की आइरिस नियंत्रित करती है। आइरिस दूसरा पार्ट है हमारी आंख का। शेप ऑफ द लेंस, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, द फोकसिंग ऑफ लाइट या फिर कलर विजन को। लेंस का आकार, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, प्रकाश का फोकसन या फिर रंग दृष्टि। तो बच्चों जो हमारी आइरिस है ना, एक चीज को याद रखना, आइरिस जो कंपोनेंट है हमारे आंख का बच्चों, वो डिम लाइट में ब्रॉडर हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अमाउंट ऑफ लाइट, हमारी आंख में कितना अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी मात्रा का प्रकाश हमारी आंख में जाएगा, उसको नियंत्रित करती है और उसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। सिंपल आंसर हो जाएगा बी, दैट इज आंख में प्रवेश करने वाली अमाउंट ऑफ लाइट। क्लियर है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, आंसर हो गया 34 का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। रॉड्स एंड कोन्स इन द रेटिना, जो हमारे रॉड्स एंड कोन्स हैं रेटिना में बच्चों, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? रेटिना में रॉड और कोन जिम्मेदार हैं चेंज द शेप ऑफ द लेंस के लिए, कंट्रोलिंग द प्यूपिल साइज, कन्वर्टिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर विजन, प्रोटेक्टिंग द आई फ्रॉम द ब्राइट लाइट। प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए, दृष्टि के लिए, विजन के लिए, आंखों में तेज प्रकाश को बचाने के लिए, पुतली के आकार को नियंत्रित करने के लिए, लेंस का आकार बदलने के लिए। तो बच्चों रॉड एंड कोन्स जो सेल्स होते हैं ना हमारी आंखों के बच्चों, ठीक है, मैम ने क्या कर दिया, रॉड्स एंड कोन्स को मिक्स कर दिया, कॉर्ड्स लिख दिया, कॉर्ड्स नहीं, रॉड्स एंड कोन। ठीक है, तो बच्चों ये ऐसे सेल्स हैं, एक चीज को आपको याद रखना है, मैंने आपको ह्यूमन ईयर का पूरा डायग्राम समझाया है। ठीक है, हमेशा ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है चीजों को, है ना, क्योंकि और हमारा क्या एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। हमेशा याद रखना कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी है वो सब चीजें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगी, क्योंकि ब्रेन के पास क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा, जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो सिंपल आंसर हो जाएगा, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, रॉड्स एंड कोन्स। तभी हमें चीजें दिखाई देती हैं और तभी हमें चीजें सुनाई भी देती हैं, अगर मैं ह्यूमन ईयर की बात करती हूँ। तो सिंपल आंसर है सी, प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलता है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कौन डिकोड करता है, हमारा ब्रेन। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा बड़ा होगा। तो बच्चों अगर आप इसी तरीके से और ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वेदा अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ में आप वेदा अकेडमी के साथ मिलकर जेएनवी की तैयारी भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे अपकमिंग बैचेस आ चुके हैं जो कि स्टार्ट हो गए हैं 18 अगस्त से, और हम आपके लिए गणेश चतुर्थी का एक बहुत अच्छा बच्चों ऑफर भी लेकर आए हैं, जो कि सिर्फ
31 तक वैलिड है बच्चों। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से वेदा अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप अगर 6 क्लास में हैं, अगर आप 6 क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 5th क्लास में हैं, तो आपके लिए एक डिफरेंट बैच है जिसका नाम है अर्जुन बैच, ठीक है। आप उसमें क्या कोड यूज कर सकते हैं, मोदक 500। मोदक सबने खाए होंगे गणेश चतुर्थी पर, आप अप्लाई करो मोदक 500 कोड को और मैक्सिमम डिस्काउंट पा लो, और हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं वेदा के, उनके साथ मिलकर तैयारी करो। साथ ही साथ में इसी के साथ लक्ष्य बैच है जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, तो फटाफट से देर मत कीजिए, बिकॉज 31 इज द लास्ट डेट। और इसके साथ साथ एक बहुत ही प्यारी सी चीज जो आपको जेएनवी में जाने के लिए एक तो मोटिवेट भी करेगी, साथ ही साथ में आपकी कमियां भी बताएगी। ऐसा चाहते हो ना कुछ कि फ्री में कोई चीज मिल जाए, हमें रैंक पता चल जाए, भैया मॉक टेस्ट देने का समय आ चुका है। तो वेदा एकेडमी आप सभी के लिए ले आया है फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का फीचर, जो कि लाइव है और हर संडे को कंडक्ट किया जाता है। तो जल्दी से उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है वो फीचर बच्चों, ये है वो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का फीचर जो कि हर एक जेएनवी एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल ही फ्री रहने वाला है। फ्री की चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये तो आपको आपकी जर्नी के, आपके जो आपका लक्ष्य है ना जेएनवी, उसके एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाएगा। कोई भी ऐसी चीज जो जेएनवी से पहले आपकी रैंक बता दे तो कितनी अच्छी होगी। तो आप लोग याद रखिएगा, डेट को भूलिएगा मत। अपकमिंग टेस्ट होने वाला है 31 अगस्त को, क्लास 9th और क्लास 6 दोनों के लिए। क्लास 6 के लिए 6 to 8 रहता है, एंड साथ ही साथ में क्लास 9th के लिए 6 to 8:30 PM तक। एक बात को याद रखिएगा, लीडर बोर्ड देखने का एक सिंपल फंडा है, अटेम्प्ट 1 का ही लीडर बोर्ड आपको शो होता है, एंड इसके साथ साथ आपको जो रैंकर्स होते हैं 1, 2 एंड 3 पोजीशंस वाले, उनको डिफरेंट टाइप के रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं बच्चों। तो जल्दी से एनरोल कीजिए एआईएमटी के फीचर में और अपनी रैंक जेएनवी से पहले देख लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय।